बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतरीन और बाकमाल अंदाज में गुजार रहे होंगे। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया उसका नाम है जहानत। हमने इस लफ्ज़ को अपने माशरे में बहुत दफ़ा सुना, कई बार सुना, बल्कि डेली बेसिस पे हम इस वर्ड को सुनते हैं। तो आज इस वर्ड को थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या, ये आती कहाँ से है, क्या हमारे जो माशरे में इस वर्ड को जो इस्तेमाल किया जाता है क्या वो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में है या इसके अलावा भी इसके कई मतलब हैं। तो आइए देखते हैं जहानत है क्या। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है जो इंटेलिजेंस है वो द एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन। यानी कि सोचने की अहलियत, अपने तजर्बात से सीखने की अहलियत, किसी मसले को हल करने की अहलियत और सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड करने की अहलियत। ये 3-4 डायमेंशन ये डेफिनेशन कवर कर रही है। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं कि ये हिस्ट्री में किस तरह जहानत को इस्तेमाल किया जाता रहा। दोस्तों, ग्रीक फिलॉसफी में इसके जो रूट्स हैं वो मिलते हैं। यूनान अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनके मुख्तलिफ ऑफिसर्स तैनात होते थे, उनकी जहनी सलाहियतों को जज करने के लिए वो कुछ ना कुछ टेस्ट परफॉर्म किया करते थे। इसके बाद हमें चाइना में भी इस तरह के जो टेस्ट हैं वो मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बाकायदा काम हुआ वो फ्रांस में हुआ। उन्होंने ये देखा कि हमारे कुछ बच्चे क्लासरूम में बड़ी जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं, जल्दी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लेक्चर की समझ नहीं आती, जिनको अल्फाज सीखने में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बैठ के सोचा कि इस मसले का कुछ हल तलाश किया जाए। तो सबसे पहले जो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट की मदद हासिल की, उसका नाम था अल्फ्रेड बीने। तो बीने ने बाकायदा इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने एक टेस्ट बनाया। उस टेस्ट के थ्रू वो मेजर करते थे कि किस बच्चे की कितनी जहानत है। इसको एक और एंगल से देखते हैं। हमारी एक बायोलॉजिकल एज है, यानी कि हम देखते हैं एक बच्चा 10 साल का है, या एक जो नौजवान है वो 20 साल की उम्र को पहुंच चुका, या एक जो जवान है वो 40 साल की उम्र तक पहुंच चुका। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसकी जो जहनी सलाहियतें हैं वो भी 40 साल के जो एक मर्द है उसके बराबर हों, ये ज़रूरी नहीं। ये जो जहानत है इसको मेजर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात मुरतब करते हैं और उन सवालात की मदद से ये जज किया जाता है कि इसकी जो बायोलॉजिकल एज है, जो इसकी उम्र सालों के हिसाब से बनती है, क्या इसकी जहनी उम्र भी उसके बराबर है। अगर उन सवालों के प्रॉपर जवाब उस साइकोलॉजिस्ट को मिल जाएं तो कहा जाता है कि ये जो बच्चा है 10 साल का या 20 साल का, इसकी जो जहनी उम्र है, जो इसके दिमाग की उम्र है, वो भी 20 साल है। आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखिए, बहुत से लोग मैच्योरिटी की एज तक तो पहुंच चुके, 20, 25, 30, 40 साल उनकी उम्र है, लेकिन जो ही वो कोई बात करते हैं, जो ही किसी महफिल में जाके वो बोलना शुरू करते हैं, तो पहले ही फ़िक्रे में उनकी जो मैच्योरिटी का लेवल है वो आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि नफ्सियाती जो सेहत है इसके हवाले से कोई काम इतना प्रॉपर हुआ नहीं। अगर हुआ भी है तो लोग माहिर नफ्सियात के पास जाते हुए कतराते हैं कि कहीं उनके ऊपर पागल का टैग ही लग ना जाए। तो अल्फ्रेड बीने ने प्रॉपर जो एक टेस्ट मुरतब किया और उसके बाद बच्चों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। उनमें से जो कुछ बच्चे बहुत जीनियस थे, कुछ एवरेज थे, कुछ बिलो एवरेज थे, तो उसके हवाले से उनकी क्लासिफिकेशन की गई और उनके मुताबिक चीज़ों को अमेंड करके तरतीब दिया गया। तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी जहानत के हवाले से। अब हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जहानत के वर्ड को लेके मिसकंसेप्शंस क्या पाई जाती हैं। चूँकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, ये सिर्फ एक सलाहियत पे मबनी है, याददाश्त पे। यानी कि हम जो पूरा साल बच्चे को पढ़ाते हैं डिग्री क्लासेस में या मैट्रिक लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो 1 साल के बाद उसका इम्तहान लिया जाता है जो बिल्कुल उसकी याददाश्त का इम्तहान होता है। उसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि इसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कितनी है, इसकी किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की जो अहलियत है
वो कुछ इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सिर्फ रट्टे पे मबनी है और सिर्फ याददाश्त का इम्तिहान है। तो हम ये समझते हैं, हमारा मुआशरा ये समझता है कि जो बच्चे उस पेपर को जो सालाना बेसिस पे लिए जाते हैं उसको अटेम्प्ट करने में जो महारत रखता है उसका आईक्यू जो है वो आसमान तक पहुंच चुका। हम नॉर्मल ये देखते हैं कि वो जो किसी यूनिवर्सिटी के, किसी स्कूल के टॉपर्स हैं उनका माशरे में आने के बाद क्या हाल किया जाता है। दोस्तों, हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में बहुत से ड्रॉबैक्स हैं, इनके ऊपर बहुत सा काम होने वाला और बहुत से साहिब इल्म व दानिश, साहिब हर्फ व दानिश लोग आ रहे हैं और इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे जो सिस्टम राइज है उसमें सिर्फ नंबर बेस, नंबर गेम और सिर्फ नंबरों की बेसिस के ऊपर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये बच्चा मुस्तकबिल में जाके कहीं आइंस्टाइन बनेगा, कहीं ये वर्जीनिया वुल्फ बनेगी लड़की, या कुछ ना कुछ कोई बड़ा हम इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आईक्यू बेस्ड, यानी कि कह लें कि नंबरों के ऊपर या याददाश्त के ऊपर मबनी सिस्टम है, जिसमें तालिब इल्म की सवाई याददाश्त के किसी एबिलिटी को चेक नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ भी जो एग्ज़ाम्स हैं, CSS है, PMS है, या वन पेपर लिए जाते हैं, उनमें बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सिर्फ जनरल नॉलेज या टेक्निकल थोड़ा बहुत कवर करते हैं। लेकिन चूंकि CSS और PMS थोड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, हर चीज़ को जज करने के बाद वो आपको किसी न अहम ओहदे पे तैनात करते हैं। तो उसमें जो वो एग्ज़ाम है, लोग ये कॉमनली ये समझा जाता है कि शायद ये भी एक रट्टे का एग्ज़ाम है। लेकिन चूँकि अशराफिया जो वहाँ पे बैठी है, जो लोग डिप्यूट करते हैं सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट जो लेते हैं, उन्हें ये समझ आ चुकी है, क्योंकि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है ये बिल्कुल रट्टे पे मबनी है। इनकी अगर दूसरी सलाहियतों को जज ना किया गया, इनकी दूसरी सलाहियतों को अगर जांचा और परखा ना गया, तो मुस्तकबिल में ये लोग भी मार खा जाएंगे। इसी वजह से वो जो एग्ज़ाम है उसमें रट्टा तो बिल्कुल नहीं चलता। वो एक दिन में 2 पेपर्स भी लेते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, उनको जज किया जाता है। तो इससे आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या ज़हानत की सिर्फ यही एक किस्म है, किसी चीज़ को याद कर लिया, किसी चीज़ को रट लिया और उसको पेपर पे उतार दिया, या इसके अलावा भी ज़हानत की कुछ किस्में हैं। दोस्तों, जब दुनिया IQ पे फंसी थी, दुनिया नंबर गेम में थी, तो दुनिया में एक साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने दुनिया में एक नई थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की। आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको इजीली इसकी ये जो थ्योरी है ये मिल जाएगी। ये 1983 में जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने अपनी किताब फ्रेम ऑफ माइंड में इसका तज़किरा किया और इस जो थ्योरी है इसने बहुत शोहरा हासिल किया और आज तक ये कारपोरेट सेक्टर में भी डिस्कस किया जा रहा है इस सारी चीज़ को। तो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहती क्या है? ये कहती है दुनिया में सिर्फ एक ज़हानत नहीं, किसी चीज़ को याद कर लिया, किसी चीज़ को पेपर पे उतार लिया। ये कहती है दुनिया में 9 तरह की ज़हानतें हैं। अब तो इसके ऊपर बहुत सा काम हो चुका, अब ये 34 स्ट्रेंथ्स भी आ चुकी हैं। आगे चल के हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि ये बेसिक चीज़ है बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको बेसिक चीज़ों तक ही कन्फाइंड रखा है इस प्रोग्राम को। तो आइए देखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी कहती क्या है। वो कहती है कि दुनिया में 9 ज़हानतें हैं और उस वक्त के हिसाब से, और हार्वर्ड गार्डनर की इस जो एक चीज़ है वो मुझे बहुत अपील करती है। वो कहता है कि ये जो 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं ये हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक जो क्वालिटी है वो डोमिनेट करती है, बाकी जो हैं क्वालिटीज़ वो अंदर हमारे होती हैं लेकिन वो सोई रहती हैं। तो देखते हैं ये 9 टाइप्स क्या, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। पहली, हार्वर्ड गार्डनर कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लिंग्विस्टिकली जीनियस होते हैं, जो लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स होते हैं। नाज़रीन, ज़ुबान दुनिया का एक कदीम तरीन इंसान की इन्वेंशन है। इंसान ने बोलना सीखना जो शुरू किया, तो उसकी जो बेसिक्स हैं वो लिंग्विस्टिक में वो जो कह लें कि ज़ुबान में उसकी रूट्स हैं वो पैरस्ता हैं। तो लैंग्वेज का एक्सपर्ट हर बंदा नहीं हो सकता, हर बंदा लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल एक समुंदर जैसा है। आपको बहुत से लोग एमए इंग्लिश मिलेंगे, आपको लिटरेचर में मास्टर्स किए बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन लिंग्विस्टिक में किए हुए लोग, मास्टर्स किए हुए लोग आपको बहुत कम मार्केट में मिलेंगे।
वो कहता है कि ये जो लिंग्विस्टिक को सीखना, ज़ुबान को सीखना, ये हर बंदे के बस की बात नहीं। ये कुछ लोग इस क्वालिटी के साथ ब्लेस्ड होते हैं, या कुदरत इनको वदियत करती है ये क्वालिटी, वो लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स होते हैं। दूसरा, वो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉडीली जीनियस होते हैं, जो अपनी बॉडी को बड़ा अच्छे तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपको अगर क्रिकेट से शगफ है तो आपने फील्डिंग की दुनिया में बहुत से नाम भी सुने होंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम में हैं, जैसे जोंटी रोड है। तो वो इस तरह के जो लोग हैं वो जो बॉडीली जीनियस होते हैं, वो अपनी बॉडी को बड़े अच्छे तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आपको सर्कस में काम करने वाले भी इस तरह के लोग मिलेंगे, आपको डांस करने वाले लोग भी देखने में मिलेंगे, लेकिन हर बंदा उस क्वालिटी का ना डांस कर सकता है, ना उस तरह की फील्डिंग कर सकता है, और ना सर्कस में उस तरह के करतब कर सकता है, क्योंकि कुदरत ने उन लोगों में इस जो जीनियस है, ये जो टैलेंट है, उसके साथ दुनिया में भेजा है। तीसरा, वो कहता है कुछ लोग नेचुरलिस्ट जीनियस होते हैं, कुछ लोगों का फितरत के साथ बड़ा लगाव होता है, कुछ लोग फितरत के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ लोगों को फितरती चीज़ें, पहाड़, झरने, दरख्त, फूल, बूटे बहुत अपील करते हैं। अब जिन लोगों में ये जीनियस पाई जाती है, वो लोग बागबानी का शोबा अख्तियार कर सकते हैं, वो लोग कहीं जो पौधों पे रिसर्च हो रही है उनमें जा सकते हैं, या इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो नेचर के साथ जुड़ी हैं उनके ऊपर काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। चौथी जो चीज़ वो कहता है कुछ लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं, या कुछ लोग विजुअल जीनियस होते हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो विजुअल जीनियस हैं, या ये जो पिक्चर स्मार्ट लोग हैं, ये लोग नक्शे पढ़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नक्शा देखने का, उसको जज करने का इत्तेफाक हुआ है, तो आप अगर उसको कभी टेबल पे फैलाएं तो हर बंदा उसे पढ़ नहीं सकता। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद भी कुछ लोग उसको पढ़ नहीं सकते। ये जो खोजी हजरात हैं, या जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये मैप को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, या पिक्चर्स इनको अगर दी जाएँ तो उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को डाल सकते हैं। तो जिन लोगों में ये जीनियस पाई जाती है, वो अगर इंटेलिजेंस के किसी शोबा में जाएं तो ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। पांचवा, वो कहता है कुछ लोग ना लॉजिकल या मैथमेटिकल जीनियस होते हैं, कुछ लोगों को नंबर गेम बड़ी समझ आती है, कुछ लोग हिसाब के सवालात, रियाजी के सवालात, या फिगर्स जिस चीज़ में जुड़ जाएं उनको करने में उन लोगों को बहुत मज़ा आता है। अगर किसी बंदे में ये जीनियस पाई जाती है, वो अगर अकाउंटिंग का काम करता है, या मैथमेटिक्स में कहीं पीएचडी करके या एमफिल करने के बाद किसी कॉलेज में पढ़ाता है, तो उसको इस काम करने में बहुत मज़ा आता है। छठे नंबर पर वो कहता है कुछ लोगों में एक जीनियस बहुत दर्जा उत्तम पाई जाती है, वो है इंटरपर्सनल जीनियस या पीपल स्मार्ट। नाज़रीन का आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग सेल्स के डिपार्टमेंट में होते हैं और उन्हें चीज़ें बेचना नहीं आती। उसकी यही वजह होती है कि वो लोग इंटरपर्सनल स्किल्स में लैग कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में कुदरत ने ये चीज़ डाल के दुनिया में भेजी होती है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ने में, लोगों के साथ कनेक्ट करने में, किसी चीज़ को बेचने में, किसी बात को करने में बहुत वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और उनके हाथ पाँव बिल्कुल नहीं फूलते। तो जिनमें ये इंटरपर्सनल स्किल्स पाई जाती हैं या इस तरह की जीनियस पाई जाती है, वो लोग सेल्स के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और जो सातवां है वो जो इंटरपर्सनल, पहले था इंटरपर्सनल, और जो सातवां है वो इंट्रापर्सनल स्किल। कुछ लोग अपने जज्बात को, अपनी बात को कहने में बड़े कादिर होते हैं, अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करने में, अपने जज्बात को पेपर में उतारने में, किसी भी मीडियम में एक्सप्रेस करने के काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल जो उनके अंदर चल रहा है वो अपना आप एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो वजह यही है कि वो जो इंट्रापर्सनल स्किल है वो कुदरत ने उनके अंदर वो डाल के भेजी है। तो 8वें नंबर पे वो कहता है कुछ लोग म्यूज़िकल जीनियस होते हैं। कुछ लोगों को म्यूज़िक की, सुरों की बहुत समझ होती है, वो बचपन से ही कुछ न किसी ड्रम को बजा लिया, किसी घर में जिसे पंजाबी में परात कहा जाता है उसके ऊपर बजा के वो कुछ लोग कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, उस बच्चे को झिड़क देते हैं, उस बच्चे को कुछ हार्ड वर्ड्स कह देते हैं, वो बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता उस काम को करना ही भूल जाता है। जबकि कुदरत ने उसको म्यूज़िकल जीनियस दे के भेजी है, कुदरत ने उसे मौसीकी के मुताल्लिक जो चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी दे के भेजी है।
और 9वें नंबर पे कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल जीनियस होते हैं या स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ लोगों की जो रूह है वो कुदरती तौर पे वो उनकी बॉडी के ऊपर डोमिनेट कर रही होती है, वो रूहानी तौर पे बड़े मजबूत होते हैं। आपको नॉर्मल ज़िंदगी में लोग मिल जाएंगे जिनके चेहरे पे बड़ी इत्मीनानियत और बड़ा ही उनका जो एक ओरा है वो सॉलिड किस्म का होता है। आपको उनके साथ बैठ के ही एहसास हो जाता है कि यार इनकी जो रूह है वो लताफत वाली है। तो कुछ लोगों को कुदरत स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट करके भेजती है इस दुनिया में। वो लोग अगर स्पिरिचुअली कुछ पढ़ के, कुछ बोल के, कुछ लिख के किसी की ज़िंदगी आसान कर सकें तो दुनिया में और बल्कि आखिरत में भी वो बहुत सा अजर पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जल्दी इस प्रोग्राम में ये देखा कि ये जो इंटेलिजेंस या जो IQ हम लिए बैठे हैं या जिसको हम समझते हैं कि सिर्फ नंबर से ही बच्चे की स्किल्स को जज किया जाएगा या इसकी याददाश्त से ही हम ये जज कर लेंगे कि मुस्तकबिल में ये क्या काम करेगा, तो ये जो थ्योरी है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी काफ़ी है। जो प्रॉपर जो नफ्सियात के लोग हैं वो इसको कुछ इतना कदर की निगाह से नहीं देखते, लेकिन नॉर्मली आप लॉजिकली भी इस थ्योरी को अगर देखें, अपने माशरे में अगर इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में अगर देखें तो आपको इस तरह के बहुत से केसेस मिल जाएंगे। कुछ बच्चे लिंग्विस्टिक में एक्सपर्ट्स आपको नज़र आएंगे, उनको लफ्ज़ों की शुद्ध होगी, कुछ लोग म्यूज़िकल जीनियस होंगे, कुछ लोग बॉडीली स्मार्ट होंगे, कुछ लोगों की इंट्रापर्सनल स्किल काफ़ी अच्छी होगी, कुछ लोग स्पिरिट उन लोगों की स्मार्ट होगी। तो अगर बचपन में ही हमें इन चीज़ों का बता दिया जाए, इसके मुतालिक आगाही दे दी जाए तो हमारा वक्त भी बच सकता है और इस माशरे का भी भला हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये प्रोग्राम सुन के आपकी ज़िंदगी आसान हो या आपको अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक जो आगाही है उसमें बेहतरी आपकी आए, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप इस चैनल के लिए, अदरीस नाज साहब के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।